नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज की हमारी क्लास रहेगी मनोविज्ञान के एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। कल हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था कि 100 जो एमसीक्यू क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, तो उसी का अगला चरण यानी कि अगला पार्ट है वो हम 101 से लेकर 200 क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पिछली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और वो क्लास आपको मंजिल तक पहुँचाने में बेहद कारगर साबित होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर भी करें और लाइक तो करना ही करना है। अपने दोस्तों तक चैनल को सब्सक्राइब करें और भेजें क्लास को। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम आपकी क्लास को करते हैं शुरू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान की दूरवर्ती विधि नहीं है। तो जो दूरवर्ती विधि नहीं है उसके अंतर्गत करेक्ट आंसर रहेगा नैदानिक। अगला प्रश्न ये है कि कौन सी मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। तो मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा आत्मनिरीक्षण और गाथा वर्णन। 103 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि है। वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है, तो प्रयोगात्मक वस्तुनिष्ठ विधि है, जीवन इतिहास वस्तुनिष्ठ विधि है, मनोविश्लेषण वस्तुनिष्ठ विधि है। तो करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी रहेगा। प्रश्न अगला यह है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना ही आत्मनिरीक्षण होता है। प्रश्न नंबर 105 है कि मानव विहार के अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। जो अगर मानव के विहार के अध्ययन की जो सबसे प्राचीन विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि। दोस्तों ये हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इस क्लास को बाद ज़्यादा लंबा ना बनाकर छोटी क्लास लें। आप इस क्लास को एक बार अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों तक भेजना भी है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आज के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक ज़रूर भेजेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए 106 नंबर क्वेश्चन ये है कि अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अगर अंतर्दर्शन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया वो विलियम वुंड साहब थे। कल हमने भी इस क्लास में जिक्र किया था कि विलियम वुड साहब ने क्या किया था। आप बताइए विलियम वुड साहब का साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या योगदान है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें भाई, बताइएगा कि अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग अगर सर्वप्रथम विलियम वुड साहब ने किया है तो साइकोलॉजी के अंतर्गत विलियम वुड साहब का क्या योगदान है। कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें, मुझे इंतज़ार है आपके कमेंटों का। देखिए हम बताते हैं आपको कि विलियम वुंड साहब ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी जर्मनी के अंतर्गत। 1880 में की थी। लिप्जिंग शहर था जर्मनी का। 107 नंबर क्वेश्चन हम देखें, किस विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करता है। तो यह रहेगा वो गाथा वर्णन, यानी कि कोई व्यक्ति है वो अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का अगर कोई रिकॉर्ड तैयार करता है या अपने स्वयं की केस स्टडी रेडी करता है तो उसके अंतर्गत स्वयं की गाथा का वो वर्णन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर गाथा वर्णन ही रहेगा। 108 नंबर क्वेश्चन, नैदानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। नैदानिक विधि का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। अब देखिए ऐसा किया जाता है नैदानिक रूप के अंतर्गत कि हमें कोई समस्यात्मक बालक हो चाहे या किसी की समस्या को अगर हमें पहचानना ना हो तो हम किसी भी क्लास में अगर कोई पिछड़ा बालक है या कोई एक विशिष्ट सब्जेक्ट में पिछड़ा बालक है तो हम उस बालक को संपूर्ण क्लास पर हम उसका प्रयोग के तौर पर नहीं पहचान सकते। हमें उस प्रत्येक एक बालक की रिकॉर्ड रखना होगा, प्रत्येक एक बालक का टेस्ट लेकर या फिर किसी भी रूपरेखा से तैयार करेंगे तो हमें उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत रूप से ही इस पर प्रैक्टिकल करना होगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, ये है कि नैदानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। नैदानिक विधि का प्रयोग किया जाता है किस पर किया जाता है। शारीरिक असमानताओं के निदान पर गलत है। मानसिक असमानताओं के निदान पर बिल्कुल।
ये करेक्ट रहेगा। और अगला ये है कि सामाजिक असमानता का निदान गलत है, और ये चारित्रिक भी गलत है। 110 नंबर क्वेश्चन ये है कि पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव विहार का अध्ययन किस विधि में किया जाता है। कि जो पूर्व निर्धारित दशाओं होती है उसमें मानव विहार का अध्ययन अगर किस विधि के अंतर्गत किया जाता है तो प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा कि किस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रयोगात्मक। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन कौन सा है उसको चुनना है। प्रयोगात्मक विधि उपकल्पनाओं की वैधता तथा पूर्वानुमान की जांच की कार्य पद्धति है। ये तो गलत है। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्रित करता है। ये सही है। सॉरी, 1 मिनट। इस क्वेश्चन को कौन सा कथन, हाँ सिक्के, हमें सिक्के चुनना है उनमें से। तो देखिए, प्रयोगात्मक विधि है वो उपकल्पनाओं की वैधता एवं पूर्वानुमान की जांच की कार्य पद्धति है। हाँ, ये सिक्के है। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्रित करता है। बिल्कुल सही है। और 3 नंबर ऑप्शन ये है कि प्रयोगात्मक विधि एक प्रकार की नियंत्रित परीक्षण विधि है। बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 113 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करके उसकी मानसिक दशाओं को जानना है। निरीक्षण करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि वह विधि जिसमें एक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए उसके संपूर्ण जीवन का परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि। अगर हमें कोई व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार है को समझना है और उसके संपूर्ण जीवन की परिस्थितियों को, जो उसका पहले के जीवन की संपूर्ण बायोडाटा हमें अगर खंगालना है, हमें उसका रिकॉर्ड जानना है, हमें उसके व्यवहार के बारे में अगर कोई भी चीज़ के तौर पर प्रयोग करना है या उसको एक रिकॉर्ड बनाना है, तो हमें उसके व्यक्ति के इतिहास विधि, केस स्टडी पर हमें विधि सबसे बेहतरीन विधि रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समस्यात्मक व अपराधी बालकों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो समस्यात्मक अपराधी बालकों होते हैं उनके हमें अगर प्रयोग करना है उन पर, तो सबसे पहले हमें ये चूज़ करना होगा कि उन्होंने जो पहले का जीवन है उसका कैसा इतिहास रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा व्यक्ति इतिहास विधि। हम उसके व्यक्ति के इतिहास विधि, व्यक्ति के रिकॉर्ड, बायोडाटा रेडी करेंगे। प्रश्न ये है कि अगला कि निदानात्मक अध्ययनों के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो निदानात्मक अध्ययन है व्यक्ति इतिहास विधि है। निदान के बारे में हमने चर्चा की थी कि कोई भी समस्या है तो उसकी समस्या को पहचानना है, समस्या है क्या, तो वो हम पर्सनैलिटी तौर पर व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति इतिहास के अंतर्गत मान सकते हैं। समाजमिति विधि का प्रतिपादन किसने किया। बहुत सरल क्वेश्चन है, जेल मोरेनो ने किया था। 118 नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी समूह की संरचना का अध्ययन करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। अगर आपको किसी समूह की संरचना का अध्ययन करना है तो आपको समाजमिति विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। आप अपनी कक्षा में लोकप्रिय तथा अकेले छात्रों का पता लगाना चाहते हैं, इसके लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। अगर आप अपनी कक्षा में सबसे लोकप्रिय छात्र कौन सा है तो उसका अगर आपको पता लगाना है तो आपको समाजमिति विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि समाजमिति विधि के अंतर्गत हम क्लास में वोट डलवा के सब पता लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा बच्चा है वो सबसे अधिक लोकप्रिय है। 120 नंबर क्वेश्चन ये है कि बालकों के समायोजन तथा सामाजिक विकास को जानने की उपयुक्त विधि कौन सी है। अगर बालकों के समायोजन और सामाजिक विकास को जानने की अगर सबसे उपयुक्त विधि है तो समाजमिति विधि है। फ्रेंड्स, ये क्लास आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, भेजिएगा। बहुत बेहतरीन क्लास है। मुझे पता है रीट और सीटेट जैसे एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद क्लास रहने वाली है, क्योंकि हम टोटल 10 टेस्ट सीरीज आपके समक्ष लेकर आने वाले हैं और ये हमारा आज दूसरा टेस्ट है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मनोविश्लेषणवाद विधि के प्रतिपादक कौन है। मनोविश्लेषणवाद विधि के प्रतिपादक फ्राइड साहब है। अगला प्रश्न ये है कि 122 नंबर क्वेश्चन ये है कि मन की अतृप्त इच्छाओं को जानने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो मन की अतृप्त इच्छा है उसको जानने के लिए हमें मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। पर्सनल विधि के जनक बहुत ही सरल क्वेश्चन है, वुडवर्थ है।
24 नंबर क्वेश्चन ये है कि नियंत्रित निरीक्षण विधि किसे कहा जाता है? तो प्रयोगात्मक विधि को कहा जाता है। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कोल्डवेल कुक है। बिल्कुल। 126 नंबर क्वेश्चन, खेल विधि पर सर्वाधिक कार्य किसने किया? फ्रोबेल साहब ने खेल विधि पर सर्वाधिक कार्य किया था। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खेल विधि नहीं है? किंडरगार्टन है, प्रश्नावली है, डाल्टन पद्धति है, खोज विधि है। सॉरी, माफ कीजिएगा, किंडरगार्टन है, खोज है और डाल्टन है, लेकिन प्रश्नावली विधि नहीं है। 128 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेल विधि नहीं है? मॉन्टेसरी है, प्रायोजना विधि है, बेसिक है, प्रश्नोत्तर विधि नहीं है। किंडरगार्टन विधि यानी कि बालोद्यान पद्धति में जनक कौन है? किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल साहब है। 130 नंबर क्वेश्चन, किस विधि में बालकों को बाल गीतों तथा उपहारों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए? किंडरगार्टन विधि में बालकों को बाल गीतों और उपहारों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। 131 नंबर क्वेश्चन ये है कि बालोद्यान यानी कि किंडरगार्टन विधि में बालकों को किसकी संज्ञा दी गई है? तो बालक को पौधे की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत माली, पौधा और मैदान। माली है वो खुद एक शिक्षक है, पौधा है वो एक स्टूडेंट है और मैदान है वो एक पाठ्यक्रम की चर्चा की गई है इस पर। माली है अपने पौधों को सींचता है, इसी प्रकार शिक्षक होता है वो अपने बच्चों को सींचता है और उसका मानसिक रूप से विकास में सहायक होता है। 132 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के उपकरणों व खिलौनों के द्वारा शिक्षा दी जाती है मॉन्टेसरी विधि द्वारा। 133 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा कि होरिस्टिक विधि में किसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है? तो होरिस्टिक विधि में यंत्र और पुस्तकों के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो परियोजना विधि का प्रतिपादन आपको ये क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाता है तो आपको किलपैट्रिक साहब ही करेक्ट आंसर करना है। डाल्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो डाल्टन विधि का प्रतिपादन हेलेन परकहेस्टन किया था। 136 नंबर, स्टैनले हॉल ने बाल विकास संबंधी अध्ययनों में किस विधि का प्रयोग किया है? तो प्रश्नावली विधि के अंतर्गत स्टैनले हॉल ने बाल विकास संबंधी अध्ययनों का विधि का प्रयोग किया है। 137 नंबर क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो। अगला क्वेश्चन 138 नंबर ये है कि अपराध मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अपराध मनोविज्ञान की अगर बात आती है तो आपको करेक्ट आंसर करना है लाब्रोस। लाब्रोसो को अपराध मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का सर्वप्रथम विद्यालय है, ये कथन है पेस्टोलॉजी का। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, सभ्यता से दूर पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे, ये कथन है, ये कथन पेस्टोलॉजी का है। पेस्टोलॉजी ने कहा था कि सभ्यता से दूर पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे। अगला क्वेश्चन, जब जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता है उसमें बुराइयां पैदा हो जाती है। यदि बालक को प्रकृति के अनुकूल बनाना हो तो उसे मानव के विकास के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए, ये परिभाषा है रूसो की। परिभाषा मेरे लिए तो मैं मानता हूँ कि साइकोलॉजी में सबसे टफ है, क्योंकि मैं परिभाषा को याद ही नहीं कर पाता हूँ। भरपूर कोशिश करता हूँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कभी इधर से कभी उधर हो जाती है। 5-4 दिन बाद में माइंड से निकल जाती है, लेकिन दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हम कंटिन्यू इस चीज़ को पढ़े तो परिभाषाओं को भी पकड़ सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 142 नंबर क्वेश्चन ये है कि सन 1590 में ग्रीक विद्वानों रुडोल्फ गोल्कले ने मनोविज्ञान पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो वो साइकोलॉजिया थी। बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आधोपांत बढ़ना चाहिए, उक्त कथन किसका है? उक्त कथन है रूसो साहब का है। माँ बालक की आदर्श अध्यापिका होती है और उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है, ये परिभाषा है फ्रोबेल की। परिभाषाओं का जब मैटर आता है तो मामला डगमगा जाता है। विद्यालय ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के गुणों और विशिष्ट क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित विकास के लिए दी जाती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा जॉन डेवी साहब का। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था बताई है? कामक अवस्था बताई है,
पारक अवस्था बताई है, प्रतीकात्मक अवस्था बताई है, सिंबॉलिक, आइकॉनिक और एक्टिविटी। विकास है, विकास क्या है भाई? देखो, विकास व्यापक है और विकास गुणात्मक है। विकास व्यापक है और गुणात्मक होता है, विकास मापनीय नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब देखिएगा, कोई बच्चे में कितना विकास हुआ है, कोई बच्चा, आप इस चीज़ का माप नहीं कर सकते कि आप कोई बच्चा कितना होशियार है। आप इस चीज़ का माप नहीं कर सकते कि कोई बच्चा कितना भोला है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये बच्चा कितना भोला है, आप इसका अंकों में अर्जित करो, तो आपके पास कोई ऐसा कला नहीं है, आप इसको कैसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, अंदाज़ा लगा सकते कि इतना भोला है, लेकिन आप उसको एक दंड नहीं दे सकते। एक यूँ कहूँ तो एक रेखा में बांध नहीं सकते कि आप ये बच्चा इतना भोला है। इसे विकास मापनीय नहीं होता है, व्यापक होता है और गुणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि आज शिक्षक के सम्मान में ह्रास हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? परंपरागत शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना इसका मुख्य कारण रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी अवस्था में बालक सूचनाओं को संगठित करने, मनोवैज्ञानिक तर्क देने तथा परिकल्पनाओं का निर्माण करने की योग्यता रखता है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अवस्था में बालक सूचनाओं को संगठित करने की, मनोवैज्ञानिक तर्क देने की और परिकल्पनाओं का निर्माण करने की योग्यता रखता है? तो करेक्ट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्याओं का काल कौन सा होता है? अगर बाल विकास की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक समस्याओं की अवस्था होती है वो किशोर अवस्था होती है, तूफान की अवस्था होती है, संघर्ष की अवस्था होती है, और सबसे अधिक समस्याओं का काल भी इसी को कहा जाता है। बाल विकास में अगला क्वेश्चन ये है कि बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देते हैं। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, बिल्कुल होता है। प्रक्रिया पर बल देते हैं, बिल्कुल होता है। इनमें से सभी ये करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विकास का सामान्य नियम नहीं है? विकास सने सने यानी धीरे धीरे होता है, बिल्कुल विकास धीरे धीरे होता है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये गलत है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास जन्म से पूर्व शुरू होता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, 9 महीने रहता है, तो उसका विकास तो होता ही होता है। बिल्कुल ये गलत है कि विकास निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, नहीं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल क्रमबद्ध होता है। स्टेप बाय स्टेप होता है, चरणबद्ध होता है। व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इसका सामान्य नियम ये नहीं है कि विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। अभिभावकों की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई अभिभावक है बालक की उपेक्षा कर रहे हैं तो बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक क्रुद्ध स्वभाव के होते हैं। बिल्कुल, बालक परिपक्व नहीं होते। बालक का हृदय कोमल व चंचल होता है, क्योंकि बालक माता पिता से स्नेह की आशा करते हैं, प्यार की आशा करते हैं। बालक, इसलिए बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है बालक की अगर उपेक्षा करते हैं तो। अगला क्वेश्चन ये है कि किशोर के समायोजन की प्रकृति, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, बिल्कुल। पर 155 नंबर क्वेश्चन ये है कि वाटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध एवं स्नेह ने वाटसन ने इन संवेगों की प्रमुख बात भय, क्रोध और स्नेह की कही है। अल्बर्ट नामक 11 वर्षीय बालक पर किसने प्रयोग किया? अल्बर्ट नामक 11 वर्षीय बालक पर प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे, सॉरी माफ कीजिएगा, जो मनोवैज्ञानिक थे, वो वाटसन थे। अध्यापक वही सफल है जो 157 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, देखिएगा। अध्यापक वही सफल है जो आदतों को जानता है, बालकों को पहचानता है, बालकों की रुचि जानता है, बालकों का परिवार जानता है। देखिए, बालक का परिवार जानता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आदत को जानता है, बढ़िया बात है। बालक की रुचि जानना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बालक को पहचानता है तो इसके अंतर्गत रुचि भी आ जाएगी और बालक की आदत भी आ जाएगी। तो इसका टॉप आंसर है ये, बालकों को पहचानना ना है। 158 नंबर क्वेश्चन ये है कि शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है, दंड देकर नहीं जान सकता, गलत है।
दया दिखाकर नहीं जान सकता, अनुकरण करके नहीं जान सकता। करेक्ट आंसर है सहानुभूति दिखाकर। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? अगर आप स्वयं स्टूडेंट रहे हैं, हम भी रहे हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं हम किस शिक्षक को सर्वाधिक पसंद करते थे। हाजिरी जवाब जो टाइम टू टाइम आते हैं, कोई महत्व नहीं है। सुंदर व सुंदर दिखना, सुस्त व सुंदर दिखना, मित्रतापूर्ण व्यवहार, प्रभावी शिक्षण। हम उस टीचर की हमेशा प्रशंसा करते हैं जो बेहतरीन अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं, और जो अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, प्रभावी शिक्षण होता है उनका व्यवहार तो ऑटोमेटिक मित्रतापूर्वक होगा। सबसे बेस्ट आंसर प्रभावी शिक्षण ही रहेगा इसका। 160 नंबर क्वेश्चन ये है कि यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो, हकीकत में अच्छा शिक्षक वह है जो बालकों को अनुसरण करना सिखाए। ठीक है भाई। बालकों को प्रेरित करे। ठीक है। बालकों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे। ठीक है। बालकों को आज्ञाकारी बनाए। अब इनमें से हमें टॉप आंसर चुनना है, तो टॉप आंसर ये है कि बालकों को प्रेरित करे। अगर वो बालकों को प्रेरित करेगा तो बालक ऑटोमेटिक अनुसरण भी करेंगे, स्वतंत्र चिंतन भी करेंगे और आज्ञा का पालन भी करेंगे। 161 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था अवधि की नहीं है? विपरीत लिंगी की ओर अधिक आकर्षण। बिल्कुल होता है भाई। किशोरावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है कि विपरीत लिंगी की ओर आकर्षण होता है। भावनात्मक प्रवृत्तियों का उछालना बिल्कुल होता है। स्पष्ट एवं अस्तरात्म प्रत्यय, ये गलत है। तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, ये भी सही है। तो इसका जो किशोरावस्था की अवधि की नहीं विशेषता है स्पष्ट एवं स्तरात्म संपर्क, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि चौमुखी विकास के लिए, बालकों के शैक्षिक व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, छात्रों की पहचान व तुलना करने में सहायक है। इनमें से सभी आंसर करेक्ट ही है। 116 क्वेश्चन नंबर ये है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक और गज्ञात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गज्ञात्मक विकास के रूप में। अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि मन के मस्तिष्क के आकार में वृद्धि होती है, या फिर यूं बोलते कि इंसान के विकास के रूप में, ये प्रश्न अगर ऐसे होता ना कि बच्चों के सोचने की क्षमता के रूप में विकास होता है, तो वहाँ पर वृद्धि होती है, तो वहाँ पर संज्ञानात्मक विकास करेक्ट होता। 164 नंबर क्वेश्चन ये है कि कोलब्रग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके विकास कर सकता है। 165 नंबर ये, बालकों की सूचनात्मक शक्ति को विकसित करने का श्रेय है अध्यापक को। अगर बालकों को सूचनात्मक शक्ति को विकसित करने का श्रेय सिर्फ अध्यापक को है। 166 नंबर क्वेश्चन ये है कि कक्षा में सफल होने के लिए अध्यापक को जानना चाहिए व्यवहार विज्ञान, पाठ्यवस्तु, शिक्षण पद्धतियाँ, छात्रों का व्यक्तित्व नहीं, कक्ष की स्थिति जानना चाहिए अगर अध्यापक को कक्षा में सफल होना है तो। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? बालकों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? समूह चर्चा का आयोजन करवाना सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या अगली हमारी 168 नंबर रहेगी और उसमें ये प्रश्न है कि एक बालक के अधिगम सीखता है यदि उसे नकल करने को बोले, रट के पढ़ने को बोले या फिर क्रियाविधि से पढ़ाया जाए, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि अगर किसी बालक को क्रियाविधि से पढ़ाया जाए तो वो बालक अधिगम यानी बालक अधिक सीखता है। और अगला का क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि अभिवृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिवृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, अभिवृद्धि मापनी होती है, बिल्कुल मापनी होती है साहब। आप अभिवृद्धि को माप सकते हैं लेकिन विकास को आप नहीं माप सकते। अभिवृद्धि शारीरिक वृद्धि होती है, बिल्कुल। अभिवृद्धि वो वृद्धि होती है जो शरीर की लंबाई के बारे में, शरीर को कितना ग्रोथ हुआ है वो हम देख सकते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये बिल्कुल गलत है। अभिवृद्धि है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि बाल विकास में निम्नलिखित में से किस उपागम का उपयोग नहीं होता है। तो बाल विकास में निम्न में से किस उपागम का प्रयोग नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा प्रत्यक्षात्मक उपागम का प्रयोग नहीं होता है। 171 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। तो एक अध्यापक की दृष्टि में ये कथन सर्वोत्तम होता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। 172 नंबर किशोरावस्था में होता है समलिंगी कामुकता, बिल्कुल गलत है। हाँ माफ़ कीजिए, समलिंगी कामुकता होती है, विषमलिंगी कामुकता पाई जाती है, स्वप्रेम पाया जाता है। उपयोग सभी सही है। 173 परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया। तो परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गैसेल द्वारा किया गया। निम्न ग्रंथियों के विकास से बालक के संवेगात्मक व्यवहार में परिपक्वता आती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अंतःस्रावी ग्रंथियों से। किशोरावस्था की कल्पनाएं है, तो रचनात्मकता है, सौंदर्यात्मकता है, तरंग में होती है, इनमें से सभी। 176 नंबर क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, उसी प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। उस प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है। ये परिभाषा किसी की, तो ये परिभाषा है किंग की। एक व्यक्ति के विकास से संबंधित में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ये जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है विकास। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ना तो मापा जा सकता है ना ही देखा जा सकता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, बिल्कुल है, इनमें से सभी। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही नहीं है। बी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, ये तो वृद्धि के साथ विकास भी होता है, सही। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, सही नहीं है, ये सही नहीं है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, बिल्कुल सही है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही है। लेकिन वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, ये भी सही है। लेकिन जो गलत है ये वो है कि वृद्धि में विकास पर्यायवाची होती है। 179 नंबर क्वेश्चन ये है कि शिक्षा को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाया जाना चाहिए। बालक को मूल प्रवृत्तियों को दमन न करके, बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देकर, बालक के अच्छे विकास, विचार, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देकर, इनमें से सभी सही है। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर किशोरों में नैतिक विकास करना है तो उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मित्रवत व्यवहार करें, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, आदर्श पुस्तकें पढ़ने को दें, आदर्श व्यक्तित्व के जीने के बारे में बताएं। तो इसके लिए यह है कि आप स्वयं उसके सामने प्रस्तुत हो जाए एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में, तो आपको बच्चे देखेंगे तो स्वयं उसके अंदर नैतिक विकास होगा। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था को अपनी विशेषताएं होती है, बिल्कुल होती है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। उद्दीपक से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता भाई, मिलता है ना। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल है खतरे। तो इसका जो सभी कथन सही है, लेकिन जो एक गलत कथन हमको चुनना है वो सी होगा कि उद्दीपक के विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। 182 नंबर क्वेश्चन ये है कि किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। तो किशोर अवस्था में मानसिक और बौद्धिक विकास होता है ना, बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में होता है। 2 नंबर क्वेश्चन सही रहेगा। बालक में जोखिम उठाने की तीव्र इच्छा निम्न में से किसका परिणाम है। बालक में तीव्र इच्छा होती है ना, वो उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। 184 नंबर क्वेश्चन ये है कि बालक में हड्डियों के बड़े होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बालक में हड्डियां बड़ी हो गई तो इसका मतलब है कि अस्थि के हड्डियों का निर्माण हो गया है। मस्तकाधोमुखी का सही क्रम है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, मैंने कई बार इस क्वेश्चन को अपनी क्लास में बताया है दोस्तों को। देखो, मस्तकाधोमुखी मस्तिष्क से यानी कि सिर से पैरों की ओर विकास होता है, उसका सही क्रम क्या है। देखो, सबसे पहले सिर, इसके बाद में मुख, इसके बाद में गर्दन, फिर धड़। ये एकदम सही क्रम में है, आप स्वयं इसका सही आंसर है। देखो, ये धड़ से मुख की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, गलत है। ये सिर से गर्दन की ओर आ रहा है, मुख की ओर धड़ जा रहा है, लेकिन इसके अंदर सिर के बाद मुख आना चाहिए, इसने गर्दन ले लिया, ये गलत हो गया। मुख, गर्दन, धड़ से ये भी गलत है, तो सही क्रम है ये वो है, सिर, मुख, गर्दन और धड़।
अब 186 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्वयं। बालक में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? तो बालक में सर्वप्रथम प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का प्रारंभ होता है। बालक को चीज़ को प्रत्यक्ष देखता है तो उसके अंतर उसको चिंतन करता है। और इसके बाद में 187 ये क्वेश्चन, किशोर अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी होती है? किशोर द्वारा स्वयं की पहचान बनाना, विपरीत सेक्स के प्रति सामंजस्य स्थापित करना, संवेदनशीलताओं पर नियंत्रण करना, शारीरिक परिवर्तनों को समझना। ये रहेगा भाई किशोरों द्वारा स्वयं की पहचान बनाना। 188 ये क्वेश्चन है कि बालकों पर माता पिता की अति संरक्षण वाली भूमिका निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? अगर कोई बच्चे पर माता पिता बहुत अधिक संरक्षण करते हैं, उसका बहुत अधिक देख रेख करते हैं, तो उसके ऊपर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, बालकों में अति आश्रितता के लक्षण उत्पन्न हो जाता है कि बच्चा माँ बाप के ऊपर ही निर्भर हो जाता है। स्वयं कोई चीज़ करने के लिए वो स्वावलंबी बोलो तो निर्भर नहीं रहता, दूसरों पर ही निर्भर रहता है। बालक के व्यक्तित्व का विकास उत्तम प्रकार का होता है, ये भी गलत है। बालक में सूझ का जल्दी विकास होता है, कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत है। बालक में मानसिक परिपक्वता का तीव्र विकास होता है, बिल्कुल गलत है। अगर माता पिता का बहुत अधिक संरक्षण है, बालकों में अति आश्रितता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत अधिक मम्मी पापा पर आश्रित हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा 189, 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है बौनी, समान, निरंतरता, लंबी। जैसे किशोरावस्था का आगाज होता है तो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से विकास होता है, तीव्र गति से अभिवृद्धि होती है। तो लड़कियां हैं लड़कों से लंबी हो जाती है, शारीरिक रूप से उसका विकास तीव्र गति से होता है। निम्न में से काम भावना की प्रयोगता का उदाहरण है, यानी कि काम भावना की परिपक्वता का उदाहरण क्या है? बेचैनी, नाखून चबाना, बार बार आंचल लपेटना, इनमें से सभी। तो नाखून चबाना, काम भावना की परिपक्वता के उदाहरण नाखून चबाना। 191 नंबर क्वेश्चन, शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। ये परिभाषा दी है फ्रैंक ने, महत्वपूर्ण परिभाषा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। विकास प्रारंभ होता है गर्भाधान से, हाँ ये पढ़ा था हमने कि देखिए विकास प्रारंभ होता है, विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, जब से युग्मक का निर्माण होता है तभी से विकास प्रारंभ हो जाता है। तो आपको एग्जाम में ये भी देखना मिलेगा कि जन्म से, ये तो शेष अवस्था है, किशोर अवस्था है, बाल्य अवस्था है ही, गर्भाधान से होता है, लेकिन ऑप्शन में यह आए ना कि जन्म से, तो अधिकतर बच्चे विकास का प्रारंभ जन्म से करते हैं। लेकिन जन्म से कैसे करते हैं? जन्म से तो 9 माह पूर्व वो उसका विकास शुरू हो गया था ना, तभी तो वो जन्म लिया उसने। तो आपको करेक्ट आंसर करना है गर्भाधान से। कौन सा कथन अभिवृद्धि के संबंध में अशक्य है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सा कथन अभिवृद्धि के संबंध में अशक्य है? देखो भाई, अभिवृद्धि है ना, वो जीवन पर्यंत नहीं चलती, एक निश्चित उम्र के पश्चात वो रुक जाती है। तो ये पहला ही कथन अशक्य है। ये विकास का एक चरण है, बिल्कुल है, अभिवृद्धि विकास का एक चरण है। केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल अभिवृद्धि के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक विकास, शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जबकि विकास के अंतर्गत मानसिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये परिमाणात्मक है, बिल्कुल है। तो इसका गलत कथन ये है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शरीर में गुणात्मक परिवर्तन को कहते हैं, भाई शरीर में गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं, और परिमाणात्मक परिवर्तन को कहते हैं अभिवृद्धि। विकास, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकास इस प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन गुणों तथा क्षमताओं का विकास होता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? गैसेल का है। यानी कि गैसेल साहब कह रहे हैं कि विकास इस प्रकार का परिवर्तन है कि जिसके द्वारा बालक में नवीन गुणों तथा क्षमताओं का विकास होता है, गैसेल साहब कह रहे हैं। अब 196 नंबर क्वेश्चन ये है कि पूर्व किशोर अवस्था में बालक की लंबाई बालिका की अपेक्षा बढ़ती है, कम बढ़ती है। यानी कि पूर्व किशोर अवस्था में बालक की लंबाई बालिका की अपेक्षा कम बढ़ती है, जबकि बालिकाओं की अधिक बढ़ती है। इमोशन, इमोशन शब्द किससे से बना है? इमोशन बना इमोवेरे शब्द से बना है, महत्वपूर्ण है। जो 197 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये अगला क्वेश्चन 198 नंबर क्वेश्चन है, इमोवेयर शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो इमोवेयर शब्द है वो, आपको बता दूं कि लैटिन भाषा का शब्द है। इमोवेयर लैटिन भाषा का शब्द है।
अगला क्वेश्चन ये है कि स्वयं शब्द किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ये परिभाषा किसने प्रस्तुत की? जसशील ने। जसशील साहब ने ये कहा कि संवेग हो किसी भी प्रकार से आवेग में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजन होने की दशा को सूचित करता है। और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि 200 नंबर क्वेश्चन ये है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में रटने की क्षमता होती है भाई अधिक होती है। ये तो आप खुद आकलन कर सकते हो कि लड़कों में लड़कों की अपेक्षा रटने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल होती है। और कल हमने एक क्वेश्चन पर चर्चा की थी फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन था, उसमें हमने थोड़ा आंसर गलती से गलत पढ़ लिया, तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स ये कल का हमारा क्वेश्चन कि 19वीं सदी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था? वहाँ सर हमने जल्दीबाजी में यहाँ विहार का बोल दिया था, तो सॉरी, इसको लिए करेक्ट आंसर है कि 19वीं सदी में जैसे मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था, 19 सदी में चेतना का विज्ञान माना गया है। तो चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा एक छोटी सी सीरीज़ का होता है समापन। इससे पहले हम आपसे कर रहे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिएगा यहाँ पे जो रेड बटन दबा हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पे आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन बटन आपकी चाहो तो दबा देना। हमारा प्रयास बहुत अच्छा है, हमारी उम्मीद बेहतर है, हमें उम्मीद है आपको भी बेहतर लगी होगी। तो चलिए खैर, आज की क्लास करते हैं यहीं पर समापन। थैंक यू सभी दोस्तों का।